Welcome to the world of chemistry. Myself, Professor Shankit Jhate. Today, we are going to discuss about the Dieckmann condensation reaction. The Dieckmann condensation is a carbon-carbon bond forming reaction, same as a Claisen reaction we have discussed in the previous video. It is intramolecular reaction between two esters. अब ये डिफरेंस है, क्लेजन में हमने क्या लिया था, दो ईस्टर लिए थे, लेकिन दो ईस्टर अलग अलग मॉलिक्यूल के थे, मतलब वो इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन थी। और डिकमन कंडेंसेशन ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, सिर्फ एक ही चेंज है, बाकी क्लेजन और डिकमन में कोई भी चेंज नहीं है, सेम बेस रहेंगी, सेम कंडीशन रहेंगी, सेम मैकेनिज्म रहेगा। सिर्फ क्लेजन में दो डिफरेंट ईस्टर्स थे और इसमें एक ही मॉलिक्यूल में दो ईस्टर ग्रुप हो गए, इसीलिए उसे हम कहा इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसका प्रोडक्ट मिलेगा हमें बीटा कीटो ईस्टर, और इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसका मतलब एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन होगी तो इसका प्रोडक्ट हमेशा साइक्लिक ही मिलेगा हमें। सो इट इज बेस कैटालिसिस रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इज फॉर्म बाय ट्रीटिंग इट विथ बेस। क्योंकि दो भी ईस्टर जो है हमारे, दोनों ईस्टर में कार्बोनिल कार्बन है, तो दोनों भी क्या होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एक्ट करेंगे, तो हमें एक कार्बन न्यूक्लियोफाइल चाहिए, इसीलिए हम बेस के साथ ट्रीट करेंगे और बेस क्या करेगा, मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमें न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। रिएक्शंस देखिए जनरल क्या है, दो ईस्टर ग्रुप है इसमें और वो इंट्रामॉलिक्यूलर है, एक ही मॉलिक्यूल में दो ईस्टर ग्रुप है। बेस लिया हमने इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, फिर मिथॉक्साइड भी ले सकते हैं, कौन सा भी अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड हम ले सकते हैं, लेकिन बेस की कंडीशन क्या है कि जो भी हमने ईस्टर के साथ लिया है वही ग्रुप हमें बेस में चाहिए, वो आगे बेस की कंडीशन में आ जाएगा। फिर हमने एक सॉल्वेंट लिया मिथेनॉल और एसिडिक वर्कअप करना है, सेम एज ए क्लेजन कंडेंसेशन, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा बीटा कीटो ईस्टर। ये रिएक्शन फिर से सेम, सोडियम इथॉक्साइड लिया, एसिडिक वर्कअप किया, फिर से हमें साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा और बीटा कीटो ईस्टर प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब यहाँ पे 5 मेंबर रिंग मिली, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग मिली, मतलब जितने भी कार्बन हम बीच में लेंगे उतनी मेंबर हमें रिंग मिलेगी। मैकेनिज्म देखेंगे हम क्या है। ये हो गया हमारा एक इंट्रामॉलिक्यूलर ईस्टर कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड में दो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप्स है। अब बेस क्या करेगा, मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये 6 नंबर का कार्बन जो देख रहे हैं आप, ये अल्फा पोजीशन है, वहाँ का हाइड्रोजन अगर अब्स्ट्रैक्ट किया तो वहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। तो बेस ने अल्फा हाइड्रोजन लिया तो 6 नंबर के कार्बन के आ गया निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, हमारे पास एक ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल है कार्बोनिल कार्बन ईस्टर का। सो ये 6 नंबर का निगेटिव चार्ज कार्बन एक नंबर के कार्बन के ऊपर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, उसकी वजह से डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज। तो ऐसे 1 and 6, द बॉन्ड बिटवीन 1 and 6 न्यू बॉन्ड तैयार हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ, साइक्लिक कंपाउंड तैयार हुआ, 6 मेंबर रिंग तैयार हुई। अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था, ये फिर से क्या करेगा, रीजनरेट होके फिर से रिकंस्ट्रक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये OET जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये फिर से डबल बॉन्ड तैयार करेगा, OET एज ए लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, तो कीटोन फंक्शनलिटी फिर से जनरेट हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं बीटा कीटो ईस्टर। ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप हमारा ईस्टर, इसका नेक्स्ट वाला अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, इसलिए बीटा कीटो ईस्टर तैयार हुआ। अब यहाँ तक देखिए, हर एक जो स्टेप मैंने लिखी वो रिवर्सिबल दिखाई, मतलब ये रिएक्शन कहीं भी रिवर्स हो सकती है। मतलब ये बीटा कीटो ईस्टर जो हमें तैयार हुआ वो भी क्या है, लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू द इनिशियल वन। डाईस्टर से ये लेस स्टेबल है, मतलब यहाँ से रिएक्शन वापस जा सकती है, फिर से हमें इनिशियल कंपाउंड मिल सकता है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, रिएक्शन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, इसीलिए क्या होगा, फिर ये जो बेस हमने डाला स्टार्टिंग में उसमें से जो एक्स्ट्रा बेस है वो बेस क्या करेगा, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। और ये जो प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन की स्टेप है ये क्या है, इरिवर्सिबल स्टेप है, मतलब एक बार अगर इस बेस ने ये अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन लिया
तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन ही जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं जाएंगे। देखिए मैंने एरो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन का ही दिखाया। अब अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल लिया, फिर उसे फिर से हाइड्रोजन देना पड़ेगा, तो इसका क्या करेगा, फिर से प्रोटोनेशन करना पड़ेगा। तो फिर एसिडिक वर्कअप किया तो फिर से अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन आया। लेकिन अब ये जो बीटा कीटो ईस्टर मिला ये क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट है। अब ये रिएक्शन रिवर्स नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो डीप्रोटोनेशन स्टेप है ये क्या है, इरिवर्सिबल स्टेप है। इसीलिए अगर सिर्फ फर्स्ट स्टेप बेस डाल के हमें जो बीटा कीटो मिलेगा वो स्टेबल नहीं मिलेगा, वो रिवर्सिबल जाएगा। तो उसको स्टेबल करने के लिए क्या होगा, ये बेस फिर से एक अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेगा। मतलब ये रिएक्शन तभी स्टेबल है जब अल्फा पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि फर्स्ट हाइड्रोजन कौन लेगा, ये बेस लेगा और 6 पोजीशन पे अल्फा पोजीशन पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। तो एक हाइड्रोजन लगा हमें न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने में और दूसरा हाइड्रोजन लगा हमें वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए। मतलब ये रिएक्शन तभी होगी जब अल्फा पोजीशन पे मिनिमम 2 हाइड्रोजन होंगे। अगर एक हाइड्रोजन होगा तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। इसलिए मिनिमम 2 हाइड्रोजन चाहिए तभी ये डिकमन कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, सेम एज अ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। बीटा कीटो ईस्टर्स आर लेस स्टेबल देन ईस्टर्स दे आर डिराइव्ड फ्रॉम। जो हमने अभी बोला वही है वो कि बीटा कीटो ईस्टर लेस स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल जाएगी। With all this said, there must be driving force to push this reaction forward, and that is the deprotonation of final product। मतलब ये रिएक्शन हमें ड्राइविंग फोर्स चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, डीप्रोटोनेशन होना ही चाहिए। Therefore, the beta keto esters form in the last step is deprotonated by the ethoxide still present in the reaction mixture. This deprotonation is an irreversible acid-base reaction and is the driving force that shifts the equilibrium in favor of the condensation reaction। अभी जो हमने एक्सप्लेन किया वही है। Thus in turn means that if the ester had only one hydrogen, the reaction would not work since it is removed in the first step, and there will be no more to be removed and shift the equilibrium forward. So it's important to keep in mind that the Claisen condensation or Dickmann condensation only works for the ester with 2 or 3 hydrogens। Claisen में भी सेम है और Dickmann में भी सेम है। The choice of base in Dickmann condensation। तो बेस कौन सा चाहिए हमें, जो ईस्टर में हमने लिया वही हमें बेस चाहिए। मतलब नहीं तो क्या होगा, ट्रांसस्टरिफिकेशन हो गया। द बेस शुड बी द अल्कोक्साइड आयन हैविंग द सेम अल्किल ग्रुप एज द रिएक्टिंग ईस्टर टू अवॉइड ट्रांसस्टरिफिकेशन। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ईस्टर लिया, ईस्टर में हमने क्या लिया, OET लिया यानी इथिल ग्रुप लिया, और यहाँ पे मैंने बेस पे क्या लिया, मिथिल ग्रुप लिया। और ऐसे इथिल और मिथिल अगर ऐसा होगा तो हमें ट्रांसस्टरिफिकेशन होगा। मतलब यहाँ पे हमने इथिल का ईस्टर मिला, इसके रिएक्शन हो गए में मिथिल का ईस्टर मिलेगा। मतलब एक ही ईस्टर के 2 ईस्टर जनरेट हो गए। इसलिए अगर यहाँ पे अगर मैंने OET लिया होता तो इसके रिएक्शन होने के बाद भी हमें OET ही मिलता, मतलब एक ही ईस्टर मिलता। तो ये ट्रांसस्टरिफिकेशन अवॉइड करने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर यहाँ पे OET होगा तो बेस में भी OET ही चाहिए, और यहाँ पे OMe होगा तो ईस्टर में भी OMe ही चाहिए। ये डिफरेंट अगर हो गई तो ट्रांसस्टरिफिकेशन होगा। वैसे डायरेक्टली मैंने अगर वाटर लिया HOH क्योंकि वो भी बेस है, तो NaOH लिया वो भी बेस है, तो OH अगर लिया तो OH क्या करेगा, OAT को रिप्लेस करेगा तो एसिड तैयार करेगा। मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट भी तैयार हो सकता है। इसीलिए NaOH भी नहीं ले सकते हम, NaOMe भी नहीं ले सकते इस केस में, क्योंकि हमें हमेशा क्या चाहिए, इथॉक्साइड चाहिए। लेकिन जो ईस्टर है वो ईस्टर का ही अल्किल ग्रुप यहाँ पे इथॉक्साइड में चाहिए, तभी ये रिएक्शन जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।